आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे शादुलसर विधानसभा के सभी यहाँ पधारे हुए बहुत ही सम्मान के योग हमारे ग्रामवासियों, मंच पर उपस्थित हमारी पंचायत समिति शादुलसर के प्रधान निशान सिंह जी, हमारे गंगानगर के प्रधान सुरेंद्रपाल सिंह जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनंतराम जी वर्मा साहब, मिर्जेवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालचंद जी, शादुलसर के एसडीएम साहब, शादुलसर के हमारे भामाशाह श्री जनकराज जी बंसल, श्री बलबीर जी और सोनू जी जिंदल, शादुलसर व्यापार मंडल के हमारे प्रशासक राजेंद्र सिंह राय साहब, हमारे पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व प्रशासक व्यापार मंडल सुखविंदर दालगड़िया जी, विपिन अग्रवाल साहब, हमारे जिला परिषद के सदस्य सरदार मंगल सिंह जी, सरदार अजीत सिंह मल्ली साहब, परमिंदर किचन जी, सुखप्रीत बराड़ साहब और पंचायत समिति के हमारे उपस्थित दोनों पंचायत समितियों के हमारे डायरेक्टर साहबान, हमारे सरपंच साहबान, नगर पालिका शादुलसर के सभी सम्मानित पार्षदगण, व्यापार संघ के अध्यक्षगण विपिन अग्रवाल जी और शादुलसर बार के अध्यक्ष बड़े भाई कुंदलाल जी, हमारे जिला परिषद के सदस्य सुभाष बाकर जी, वीडियो शादुलसर जितेंद्र खुराना साहब, नगर पालिका के चेयरमैन लालगढ़ कमलेश जी, ओम खिलारी साहब, नगर पालिका के ईओ हेमंत जी, हमारे जिला के खेल अधिकारी सुरेंद्र बिश्नोई साहब, गौशाला के अध्यक्ष और हमारे कमेटी के सदस्य अस्पताल की कमेटी के सदस्य विजय गोयल जी, डॉक्टर बीपी गुप्ता जी, हमारे डिप्टी सीएमएचओ मेहता साहब, हमारे शादुलसर के हमारे छोटे भाई आरसीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी जी और आसपास से आए हुए हमारे नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल सूरज नायक साहब और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सरपंच साहब, हमारी मातृशक्ति और उपस्थित सभी आसपास से आए हुए दोस्तों, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले तो शादुलसर की जनता का, इस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि 4.5 साल पहले आपने एक नाजायज, एक साधारण से व्यक्तित्व को आपने 5 साल की सेवा करने का मौका दिया। किसी शायर ने कहा है कि उड़ान भरी थी मैंने शिद्दत से, बेशक कई बार मुझे गिरना भी पड़ा, मेरे शहर के सपनों को सच करने के लिए मुझे कई बार खुद को गिरना भी पड़ा। इस आशा और विश्वास के साथ जब मैं चुनाव जीत कर गया और पहले दिन से मेरा प्रण था कि आपका दिया हुआ जीवन का सबसे कीमती वक्त जिसका मैं जनता की सेवा के लिए इस्तेमाल करूं, और मैंने पूरी ताकत से, पूरी होश समाज से इस क्षेत्र की लंबी जो समस्याएं थी उन समस्या का समाधान सरकार के माध्यम से मैंने का प्रयास किया। मैंने आपसे एक दिन मांगा था और मैंने कहा मैं 5 साल आपको दूंगा, लेकिन जो हालात राजस्थान के और हिंदुस्तान के थे वो भी आपके सामने थे। जिस सरकार को काम करने का मात्र 3 साल का वक्त मिला हो और 2 साल सरकार के कोरोना में चले गए हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हो सरकार का जो विकास की गति थी, जिस गति को हम और तेज करना चाह रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट पैदा हुई। मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैं चुन के गया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से जो भी शादुलसर की मैंने मांग करी उस मांग में गौर किया गया। आज यही शादुलसर का सरकारी अस्पताल जो मात्र 30 बेड का हुआ करता था, किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी कि हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल होगा और जिले का उप स्वास्थ्य केंद्र भी बढ़ेगा, ये किसी ने कल्पना नहीं करी। लेकिन मेरा एक संकल्प था, मेरा विश्वास था कि सरकार के माध्यम से जो मूलभूत सुविधाएं इंसान को मिलनी चाहिए उसी आधार पर मैंने काम करना स्टार्ट किया। और आज 100 बेड का हॉस्पिटल और 22 डॉक्टर इस शादुलसर के सरकार के अस्पताल में आपके सामने आपकी सेवा के लिए। और मैं बधाई देना चाह रहा हूं
हमारे यहाँ के स्टाफ डॉक्टर लक्ष्य सिंह और इनकी पूरी टीम को कि जिस तत्परता से इसके विकास में आपने योगदान दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद के पात्र है। और आज ही के दिन करीब 15 लाख की लागत से एक एक्सरे डिजिटल एक्सरे मशीन की भी शुरुआत आज हम लोग कर रहे हैं अस्पताल के लिए। तो सारी सुविधाएं होनी चाहिए जिले के अस्पताल में, वो सारी सुविधाएं इस साधु सर के सरकार के अस्पताल में है। पत्रकार साथी बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि 30 करोड़ रुपए की लागत से साधु सर की नई बिल्डिंग हम एक हॉस्पिटल नहीं बनाने जा रहे हैं 30 करोड़ की लागत से। अगर साधु सर की जनता का आशीर्वाद रहा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल 350 करोड़ की लागत से भी साधु सर में बनाने का प्रयास कर रही है, सरकार तत्पर से काम कर रही है। क्योंकि सबसे बड़ी गंभीर बीमारी हमारे क्षेत्र की ये कैंसर की बीमारी है। लोग बीकानेर जा रहे हैं, लोग चंडीगढ़ जाते हैं, लोग जयपुर जाते हैं और लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी इलाज नहीं हो पाता हमारे मरीज का। तो मेरा प्रण है, मेरी प्रतिज्ञा है कि किसी मेरे साथी को इस क्षेत्र के लोगों को ना चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, ना जयपुर जाना पड़ेगा, ना कहीं और दूसरे प्रदेश में जाना पड़ेगा। उसके सारे के सारे इलाज की व्यवस्था राजस्थान सरकार के माध्यम से हम साधु सर में करने जा रहे हैं। किसी व्यक्ति को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जब बजट भाषण से पहले मुझे कई पत्रकार साथियों के फोन आए कि जी आपकी प्राथमिकता क्या, आपने सरकार से क्या मांगा है? मैंने कहा मैं मुख्यमंत्री जी लंबे जीवन की दुआ मैंने भगवान से मांगी है मेरे को, और जो भी कागज साधु सर की जनता की तरफ से मैंने दिया और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उसे संज्ञान में लेके उस पर काम किया। एक बस के लिए आपने मेरे से कहा साधु सर से चंडीगढ़ की बस होनी चाहिए, साधु सर के लिए आनंदपुर साहब की बस होनी चाहिए, साधु शहर से बीकानेर की बस होनी चाहिए। ये पत्रकार साथी मेरे से चर्चा कर रहे थे, तो आपने तो एक बस मांगी थी, मैंने 57 बस का डिपो आपको मैंने दे दिया ताकि आने वाले 50 साल के लिए बस की आप मांग नहीं करो। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, इसके साथ साथ हमारे कुंदनाथ जी बैठे हैं, हमारे बार संघ के अध्यक्ष। जब मैं इनके शपथ ग्रहण समारोह में गया तो वकील साथियों ने कहा हमें एडीजे तोड़ दो। मैंने कहा नॉर्म्स पूरे नहीं कर रही आपकी अदालत। उसने कहा आप कोशिश करके देखो। मैंने कहा आपका आशीर्वाद है, मैं जरूर कोशिश करूंगा और मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि सारे नियम कायदे को ताक पर रखकर साधु सर में एडीजे कोर्ट की स्थापना कर दी, जिससे काम शुरू हो गया है। और जब मैं दोबारा बार में गया तो उनके साथ एक जीएमएम की कोर्ट की आवश्यकता है, जरा उस पर भी आप गौर फरमाए। मैंने कहा मैं प्रयास करूंगा, मैं कहा बजट के दौरान आप देना। और इस साल मुख्यमंत्री जी ने वो कोर्ट की भी आपकी घोषणा कर दी, अगले महीने में उसका उद्घाटन करने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। मैं ये निवेदन कर रहा हूं, इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र के रेवेन्यू के सबसे ज्यादा मुल्क में RAA की कोर्ट में आपने RAA कोर्ट भी मांगा था मेरे से, मैंने वो भी निवेदन किया था। मैं जरूर कोशिश करूंगा और मैं ये व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि कोशिश अगर ईमानदारी से की जाए तो कोशिश निश्चित तौर पे कोशिश कामयाब होती है। आपका आशीर्वाद रहा तो अप्रैल के महीने में RDJ के कोर्ट का भी कैंप कोर्ट भी साधु सर में हम लोग स्थापित करना जा रहे हैं ताकि किसी वकील को दिक्कत नहीं हो। अब वकीलों की जितनी मांग थी मैंने कोशिश करी सारी पूरी हो, और आपके आशीर्वाद से सबसे बड़ा जो आपका आंदोलन राजस्थान में चल रहा है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का, उस पर भी मैं आपके आशीर्वाद से मंगलवार की आपकी बात मैं राजस्थान की विधानसभा में उस बिल पे मैं बोलूंगा, वो भी मेरा सुनने ताकि आपका वो भी हम लोग ख्याल करें। मैंने पूरी कोशिश के साथ साथ हमारे स्पोर्ट्स के साथी बार बार इस बात की चिंता करके साधु सर में खेल का स्टेडियम हो। मैंने कहा कोशिश करके देखते हैं। मेरी मंशा थी जितनी हमारी पंचायत बड़ी बड़ी पंचायतें हैं, मिर्जीवाड़ा, चूनावट, फकीर, हिंदुमल कोट, मनियावाड़ी, काड़वासिया, अलीपुरा, मेरी कोशिश है कि सारी जगह खेल के स्टेडियम हो। वो सारी सुविधाएं गांव के बच्चे को मिलनी चाहिए जो शहर के बच्चों को मिलती है। हमने गांव के खेल को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान की सरकार ने ओलंपिक टूर्नामेंट की शुरुआत की। 30 लाख लोगों बच्चों ने पार्टिसिपेट उसमें किया। जो बच्चे प्रतिभाएं दिखा सकते थे उन्होंने दिखाई, और उसी आधार पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि गांव में खेल स्टेडियम का निर्माण करें। हमने ये हमारे पंचायत समिति के प्रधान जी बैठे निशान सिंह जी और सुरेंद्र सिंह जी, मैंने इनसे कहा प्रस्ताव बना के भिजवाइए। गांव के अंदर जगह है, अगर गांव के अंदर किसी प्रकार की खेल गतिविधि बढ़नी चाहिए तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप प्रस्ताव भिजवाए, और जितने स्टेडियम मांगोगे मैं आपके गांव के अंदर आपको स्टेडियम दे दूंगा, चाहे जितने पैसे लगे, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। इसके साथ साथ साधु शहर की अगर बात करो, इस शहर की जनसंख्या को देखते हुए
हमने 10 करोड़ की लागत से साधुसर में खेल स्टेडियम बनाने जा रहे, 10 करोड़ की लागत से जो मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में घोषणा करी थी, उसमें भी हमने काम स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। लंबे समय तक इस क्षेत्र में जब पिछली बार बजट जब आया तो काफी लोगों ने कहा एक डीटीओ का इशू आया। हमने तो जूनागढ़ कोठी में डीटीओ खोलने की कोशिश करी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की। गंगानगर के साथियों ने ऑब्जेक्शन किया, साहब ये तो गंगानगर में रहना चाहिए। मैंने आपकी भावना का ख्याल किया, मैंने डीटीओ दफ्तर की मांग करी सरकार से और आज 56 साधुसर में डीटीओ का दफ्तर खुल गया, जिसपे खुल गया उसमें भी हमने काम शुरू कर दिया। काफी हमारे साथियों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। हमारे शिक्षा के क्षेत्र अगर मैं बात करूं तो साधुसर में ऐतिहासिक फैसले हुए शिक्षा के क्षेत्र में। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, जब एक स्कूल मांगते थे तो 5-5 साल चक्कर लगाने पड़ते थे विधायक क्या। और मैंने सबसे ज्यादा स्कूलों को 12वीं का किया, 32 स्कूल के आसपास मैंने 12वीं की है। और जो बचे हुए स्कूल हैं, कल मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा करी है, वो बचे हुए स्कूलों को भी 8वीं से 12वीं के साल हम लोग कर देंगे, ताकि हमारे किसी गांव के साथी को दूसरी जगह नहीं जाना पड़े, उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। सब जगह कई विषयों की आवश्यकता थी, कई साइंस मांगी, कई एग्रीकल्चर की डिमांड की गई, कई ज्योग्राफी की डिमांड की गई, उसको भी हमने पूरा करने का प्रयास किया। साधुसर का सरकार का जो कॉलेज है, कन्या कॉलेज है, इसमें साइंस फैकल्टी मांगी गई, हमने साइंस फैकल्टी दी। इसमें 4-4 पीजी की क्लास और इसके साथ जो गर्ल्स स्कूल है साधुसर का, वहां भी साइंस फैकल्टी थी। आज ही मुझे ज्ञापन दिया प्रिंसिपल महोदय ने 15 मिनट पहले कि मुझे 3 साइंस की लैब चाहिए। मैंने कहा सैंक्शन मैंने कर दी है, आप तो तारीख बताओ कौन सी तारीख को नीम पत्थर रखना, मैंने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया, आप क्यों चिंता कर रहे हो। हमने पंजाबी के सब्जेक्ट भी इस गाँव में दिए, पंजाबी बाहुल्य गाँव के अंदर जहां पंजाबी की डिमांड की गई वहां पंजाबी के सब्जेक्ट दिए। पत्रकार साथी बैठे, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, एक भी स्कूल नहीं छोड़ा मैंने साधुसर का जहां पंजाबी की मांग की हो। पंजाबी का सब्जेक्ट और टीचर के साथ मैंने दिया है, तो इस सेशन में हम शुरू करने वाले हैं, ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। हमारी पंजाब से शांत भी हमारी रिश्तेदारी है, पंजाब के अंदर बच्चे पंजाबी पढ़ना चाह रहे हैं, उसी आधार पर या तो गंगानगर के खालसा कॉलेज में पंजाबी की पीजी है या साधुसर के गर्ल्स कॉलेज में पंजाबी की पीजी है। और आने वाले स्कूल में जितने पंजाबी के स्कूल हैं, सारे का सारे स्कूल हम सब्जेक्ट टीचर के साथ दे रहे हैं, ताकि वो मांग भी लंबे समय से पूरी हो जाए। मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि जब मैं विधायक बना और विधायक बनने से पहले जब मैं गांव में जाता था, मेरे सारे साथी आपके आशीर्वाद से विधायक बन दो आपने बढ़ा दिया, लेकिन हमारी मुख्य समस्या जो थी वो खेत के पानी की समस्या थी। हमारे क्षेत्र में गंग कैनाल के माध्यम से सिंचाई होती है, भाखड़ा कैनाल के माध्यम से सिंचाई हो रही है, और इस क्षेत्र के सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या थी। जब मैं याद है मुझे 2013 से 18 का साल कि 5 साल तक गंगा सिंह चौक पे धरना लगा हुआ था पानी के लिए, और जो किसान पानी मांग रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री से सीसीएड पे लाठी चार्ज किया और उन पे बहुत में दर्ज किया, उन पे बहुत में दर्ज किए 307 के। उसकी लड़ाई भी मैंने राजस्थान की विधानसभा में लड़ी। मैंने कहा मुख्यमंत्री से, मैं 2013 में जब आप आए थे, आपने साधुसर की जनता से, आपने गंगानगर की जनता से यह आश्वासन दिया था कि पानी की किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। पहली बार गंग कैनाल की मरम्मत के लिए और फिरोजपुर फीडर के लिए पिछले बजट में 200 करोड़ का प्रबंधन हमने किया, तो जिसकी डीपीआर बन गई, जिसका काम स्टार्ट हो गया। और 100 करोड़ रुपए खाड़ों के लिए गंग कैनाल के लिए एकमात्र तहसील साधुसर की गंग कैनाल की जो खाड़े हैं, हमने 100 करोड़ रुपए का पिछले साल में व्यवस्था करी थी, जिसके खाड़े पड़ने स्टार्ट हो गए। मैंने कहा गंग कैनाल के साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक एक खाड़े बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप निश्चिंत होकर डंके के चोट पे कह सकते हैं कि हमारा विधायक, हमारी सरकार बढ़ाएगी खाड़े। किसी काश्तकार को चिंता करने की आवश्यकता है। काश्तकार को की कोई बरादरी नहीं होती, काश्तकार की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती, काश्तकार होता है, और सरकार की जिम्मेदारी पड़ती है सबसे पहले उसके पानी की व्यवस्था करना। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भाखड़ा कैनाल की किसानों की सबसे बुरी स्थिति थी, 25 बीघे में से 5-7 बीघा पकती थी। सारा किसान कर्जा हुआ है, बड़ा किसान है तो ज्यादा कर्जा हुआ है, अगर छोटा किसान है तो कम कर्जा हुआ है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, मैंने निवेदन किया था कि एक एक किसान की खाड़ की जिम्मेदारी मेरी है, और पिछले बजट में मात्र साधुसर तहसील के लिए 200 करोड़ का प्रबंधन किया था। काफी चक्कों के 30-35 चक्के खाड़े बन गए हैं, और बाकी जो बचे हुए चक्के हैं वो पाइपलाइन में है। और इस साल हमने 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था करी है, 500 करोड़ रुपए की, ताकि सारे के सारे किसानों के खाड़े बनेंगे। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि कोई काश्तकार चिंता नहीं करे, चाहे उसकी फाक की बात हो,
चाहे दूसरी विधानसभा क्षेत्र में बात हो, लेकिन साधु शहर के किसान की जिम्मेदारी मेरी है, उसके खेत तक खाद मैं लेके आऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। और मैं निवेदन करना चाह रहा हूं भाखड़ा के किसानों का कि लंबे समय तक पानी की मांग कर रहे हैं, और मैंने चुनाव के दौरान कहा था कि आपके पानी की व्यवस्था मैं करूंगा। हमारे विपक्ष के साथी बोलते हैं कि विधायक भाखड़ा की मीटिंग में नहीं जाता, रेगुलेशन की मीटिंग में नहीं जाता, तो मैं आपसे आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि विधानसभा शहर के विधायक को तो यह भी पता है कि भाखड़ा की फाइल पे कौन से पन्ने पे क्या लिखा हुआ है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, जो 15-15 साल जो विधायक रहे वो बताए किसानों के लिए क्या था कि जो किसानों के ऊपर शासन कर रहे हैं। कभी पक्की ईंट भी किसी खेत में लगवाई? और ये पहला विधायक है जो भाखड़ा की बीपीएम की मीटिंग में लगातार जा रहा है। और आपकी दो पानी की बाड़ी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी मेरी है, और पूरे 3 साल से 1400 क्यूसेक पानी भाखड़ा में चल रहा है। और मैं आश्वास करना चाह रहा हूं, आपका आशीर्वाद रहा तो आपकी लंबे समय से भाखड़ा की जो पानी की मांग थी, आपका सेवक, आपका दास उसकी पूरी करेगा। कहीं आप आसपास जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परेशानी उन लोगों को गई जो किसानों के नाम पे जो शासन करते हैं, जो किसान होने का दम भरते हैं। दिक्कत उन लोगों को हो गई कि सारे काम हो रहे हैं, किसानों के सारे काम हो रहे। पहली बार राजस्थान की सरकार ने अलग से कृषि का बजट पेश किया। हमने पिछली बार भी बजट पेश किया था, 48,000 करोड़ का बजट था अलग अलग मदों में, ताकि किसानों को पता लगे। इस साल अलग से फिर कृषि का बजट पेश किया। भारत संकल्प के साथ मैंने सरकार से आग्रह किया, मैंने विधानसभा में जब मैं कृषि बजट पे बोल रहा था, मैंने कृषि मंत्री से आग्रह किया कि हमारे किसानों को डीक्यू की समस्या है, आप समाधान करें, आप लॉटरी प्रणाली को बंद करें, और जिस भी काश्तकार ने डीक्यू अप्लाई करे उसकी डीक्यू की व्यवस्था करें। और मैं आग्रह करना चाह रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ, आपकी 3 लाख की राशि को 5 लाख का बढ़ाने का भी मैंने राजस्थान के विधानसभा में मुद्दा उठाया था, तो 5 लाख की राशि दी जाए। और सारे काश्तकार को आश्वस्त करना चाह रहा हूं, आप चाहे जितनी डिग्गी बढ़ाओ, किसी काश्तकार को डिग्गी के बारे में कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मेरी जिम्मेदारी है। इसकी व्यवस्था भी हम लोग अप्रैल में आपकी कर रहे हैं। वो लॉटरी का सिस्टम खत्म कर रहे हैं हम सरकार के माध्यम से। साथियों, इसके साथ साथ सरन फीडर बात की मैं अगर चर्चा करूं, जिसके माध्यम से भाखड़ा में पानी आता है, जिसके माध्यम से गंगनाल में पानी आता है, 35-40 साल से नहर की हालात जर्जर थी। हमने बजट में 3,000 करोड़ का प्रावधान करके हमने सरन फीडर का हमने रिपेयर किया, और इस साल बंदी के बाद में वो पूरी होगी। और मुझे उम्मीद है पानी की जो लंबे समय तक जो समस्या थी उसका समाधान करेंगे। 425 करोड़ की व्यवस्था पिछले साल करी, और 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने इस साल भी प्रबंध किया है, ताकि किसी प्रकार की भाखड़ा के और गंगनाल के पानी में किसानों को दिक्कत हुई उसकी व्यवस्था सरकार करे। साथ ही मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, जब कोरोना का समय था बहुत बड़ी भारी समस्या थी कोरोना के दौरान, और मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। इस सामाजिक सरोकार के आधार पे 8 रुपए से हम गरीब को खाना दे रहे हैं, और आज साधु शहर में 3 इंदिरा रसोई चल रही है, लालगढ़ में चल रही है, और आने वाले समय में हम गांव में भी खोल रहे हैं, ताकि किसी गरीब को भूखा नहीं रहना पड़े। और राजस्थान सरकार इंदिरा रसोई के माध्यम से पिछले 2 साल से गरीब को भोजन उपलब्ध करा रही है। वो कोरोना का समय मुझे याद है, मैं मिर्जावाड़े गया हुआ था, सरपंच साहब यहाँ बैठे हुए लालचंद जी, कोई घर से निकलने के लिए तैयार नहीं था। हमने पूरे गांव को सैनिटाइजेशन किया ट्रैक्टर के माध्यम से, टैंकर के माध्यम से, और ये इंश्योर किया लोगों को कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह गया। सरपंच साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारे साथियों ने, हमारे कांग्रेस के साथियों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथियों ने लोगों का ख्याल रखा। ये परंपरा हमारी गुरु लंगर की परंपरा, गुरु साहब की हमारी परंपरा, गुरु नानक देव जी की, उसके माध्यम से हमने आगे बढ़ाया, और हमारे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया। उसी के हिसाब पे मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि 8 रुपए की इंदिरा रसोई के माध्यम से सबको खाना, गरीब को खाना दिया जाए। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, हमारे क्षेत्र की आज इस प्रांगण में बैठे अस्पताल के अंदर यह सरकार का संकल्प है कि कोई व्यक्ति राजस्थान में बीमार नहीं हो, अगर बीमार हो उसकी व्यवस्था सरकार करे, उसके इलाज की। और एकमात्र प्रदेश है राजस्थान जब 25 लाख रुपए तक का इलाज राजस्थान की सरकार मुफ्त कर रही, 25 लाख रुपए का था, और वो कंडीशन भी हमने तोड़ दी। आप चाहे दिल्ली में इलाज कराओ, आप हिंदुस्तान के बाहर इलाज कराओ, आप पंजाब में इलाज कराओ, 25 लाख रुपए तक का इलाज की व्यवस्था राजस्थान की सरकार कर रही है। गंभीर से गंभीर बीमारी की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। यह भी बंधन नहीं है कि आप सरकार के अस्पताल में करा या प्राइवेट अस्पताल में करा रहे हो,
यह आपको तय करना है। इतना बड़ा फैसला साधारण फैसला नहीं है, यह फैसला मानवता के आधार पर किया है। और मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि राजस्थान में कोई बीमार नहीं हो। निरोगी राजस्थान के संकल्प को दोहराते हुए राजस्थान की विधानसभा में सोमवार को राइट टू हेल्थ का बिल आप पेश करें। राइट टू हेल्थ का बिल हम कानूनी अधिकार दे रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को कि वो इलाज करा सके, कहीं भी इलाज करा सके। व्यवस्था पहली बार राजस्थान की सरकार कर रही है। 20,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया हमने, 20,000 करोड़ रुपए का। ऐतिहासिक फैसला राजस्थान की सरकार परसों विधानसभा में कर रही है ताकि प्रत्येक व्यक्ति ये कह सके कि मेरा कानूनी अधिकार है। कोई डॉक्टर, कोई सरकार का अस्पताल, कोई प्राइवेट अस्पताल आपको मना नहीं कर पाएगा इलाज का। वो सारी की सारी इलाज की व्यवस्था राजस्थान की सरकार कर रही है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, हमारे सरकार के कर्मचारी बैठे हुए, लंबे समय तक इनकी मांग थी हमारी पुरानी पेंशनों को बहाल की जाए। 2004 में जब बीजेपी की सरकार थी दिल्ली में, अटल बिहारी वाजपेयी मुख्य प्रधानमंत्री थे देश के, जो कर्मचारियों को पुरानी जो व्यवस्था थी पेंशन की उसको खत्म करके नई पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई। कर्मचारी का भविष्य खतरे में डाल दिया गया। परिवार और समाज में इज्जत कम हो गई। परिवार के लोगों ने संभालना मुश्किल कर दिया। मानवता के आधार पर राजस्थान की सरकार ने भारत सरकार के सारे कायदे कानून तोड़ के हमने कैबिनेट में पास करके पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करी है। और कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि रिटायरमेंट के साथ ही हम पेंशन व्यवस्था चालू कर देंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में ओपीएस का विरोध किया और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि हम पुरानी व्यवस्था को लागू नहीं करेंगे। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाह रहा हूं हमारे सरकार के कर्मचारियों से, हमारे निगम के कर्मचारियों से, नगर पालिका के कर्मचारियों से, आप निश्चिंत रहे, राजस्थान की सरकार किसी भी कीमत पर पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करके रहेगी। किसी भी व्यवस्था में अगर सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे और पुरानी व्यवस्था को बहाल करेंगे। लेकिन हम अडानी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हम अडानी और अंबानी के भरोसे नहीं छोड़ सकते सरकार के किसी व्यक्ति को जो 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके देश को भागने की तैयारी कर रहा है, जो शेयर के माध्यम से सरकार के पैसा दबा रखा है लोगों ने। हम उनके हवाले सरकार के कर्मचारियों को नहीं कर सकते। हमारी सरकार ने गारंटी करी है कि कर्मचारी को पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। मैं जब गांव में गया, ये हमारे सरपंच साहब बैठे बहरामपुरा बोतला की, ये सड़कों की बात करती, गांव में सड़कों की बात करते थे कि सब सड़कें नहीं, 40, 50 साल हो गया। आज साधो शहर के क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ रहा है। हमने सारी सड़कें आपकी मिसिंग ली है। पिछले साल मैंने 11 करोड़ की सड़कें गांव में दी और 140 करोड़ की सड़कें मैंने, बड़ी बड़ी सड़कें मैंने दी है और 300 करोड़ के काम सड़कों पे चल रहे हैं। और आसपास करा से सरदारपुरा जीवन के लोग आए हुए हैं, यहाँ या जमीती वाले के लोग आए हुए, ये रोटावाड़ी के लोग आए हुए। लंबे समय तक आपकी स्टेट हाईवे की मांग थी, वो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, घोषणा कर दी है। 3 पुलिस से सरपंच प्रधान जी बैठे हैं, 3 पुलिस से राणा तक का स्टेट हाईवे का काम हमने शुरू कर दिया। वो भी काम शुरू हो गया है। 6 एसपीएम से लेकर सरदारपुरा और अमरपुरा ढाणी से लेके 13 पीटीपी तक हमने जो सड़कों के काम किए, एकमात्र साधुशहर विधानसभा क्षेत्र का 300 करोड़ के सड़क के काम हो रहे हैं। साधुशहर से चैया तक 190 करोड़ की सड़क, साधुशहर से हिंदूपल करोड़ 135 करोड़ रुपए की सड़क और 3 पुलिस से राणुका तक 35 करोड़ की सड़क पे जिसपे काम हमने स्टार्ट कर दिया ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। और मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं, हमारे मनियाले के साथी बैठे हैं, ये पक्की के मल्ली साहब बैठे, इनकी भी 2 सड़कें थी, मल्ली साहब वो भी मैंने कर दी है। हिंदुवल कोर्ट के लोग आए, उनकी भी कर दी है। मिर्जावाड़ा के लोग भी बैठे हैं, मंगल सिद्धि की भी एक सड़क थी, वो भी मैंने कर दी है। आप भी न सिला रहे हो, आपकी सड़क भी मैंने कर दी है। और ये सागरवाड़ा के लोग, ये 13 जी के सरपंच साहब दया किस्म जी आए हुए, मैंने इनको भी आश्वास किया, वो सिंहवाड़ा के लोगों में आश्वास किया है। और सुखपाल सरपंच करे, इनकी एक सड़क, इनकी सड़क भी थी, एक खाटा वालों की सड़क भी थी, एक कोड़ी वालों की सड़क भी थी, एक दौलतपुरा की सड़क भी थी, एक फतुही की सड़क थी, वो मुझे इशारा कर रहे हैं, वो एक सड़क इनकी भी थी। और एक सड़क चूनामढ़ वालों की थी, एक सड़क 11 जी वालों की थी और एक सड़क 41 पीटीपी सुंदरपुरा के सरपंच साहब बैठे हुए हैं, वो सड़कें भी मैंने कर दी है। सरपंच हमारे भाजपा के सरपंच बैठे, एक सड़क पूरी कर दी। ओम जी याद दिला रहे हैं टाक, उनकी ढाणी की सड़क 4.5 किलोमीटर की खैरवाड़ा की सड़क भी मैंने आपकी कर दी है। आप तो उद्घाटन की तैयारी करें, जो आपने कहा मैंने किया। ये एकमात्र विधायक जो बोल के गया था उसमें सत्यता हो सकता है।
जो लोग कहा करते थे ये तो घोषणा करता पत्थर लगाता है विधायक। शरण साहब कह रहे सड़क आपकी गुदवाड़ी आपकी मैंने नहीं रखी है, अब क्यों चिंता कर रहे हो? समवाड़ा के लोग बैठे उनकी सड़क भी मेरे पास में है। इसलिए जो मैंने कहा वो मैंने करने का प्रयास किया। शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुतपूर्व हमने काम किए हैं जो कल्पना भी नहीं कर सकता था। पहली बार सबसे ज्यादा अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हमने साधु सर में दिए और इस साल जो प्रस्ताव आए हैं काफी लोगों ने प्रस्ताव देख रहे हैं। ताकरावाड़ी कड़वाड़ी के लोगों ने, ममड़ के लोगों, भोजन खारी के लोगों ने, रोडावाड़ी के लोगों ने, जहां खाट लबाड़ा के लोगों ने, जहां जहां अंग्रेजी मीडियम के स्कूल की आपने डिमांड करी, आप वेट करें। जिस दिन अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों की लिस्ट आएगी निश्चित तौर पे आपकी भावना के हिसाब से आपके गांव के अंग्रेजी मीडियम स्कूल हम लोग खोल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने सबसे बड़ा जो काम किया, वो सबसे बड़ा जो काम किया वो कृषि के क्षेत्र में किया है। किसानों की तारबंदी के सूते हमने उसको बढ़ाया, किसानों की तार। और पहली बार पिछली साल 5,000 करोड़ रुपए हमने किसान कल्याण कोष में दिया और इस साल उसको 7,500 करोड़ हमने किया है। और ये विपिन अग्रवाल बैठे हैं, जो मंडी टैक्स का 1% था वो भी उन्होंने मंडी टैक्स आपको हटा दिया। अग्रवाल साहब, विपिन जी, आपने मंडी टैक्स कोरोना के दौरान मेरे को जयपुर लेके गए थे, आपका 2% टैक्स था, आपने कहा इसको कम करो। राजस्थान के सारे व्यापारी हड़ताल पे थे, हमने जो 1% था वो भी आपका कम कर दिया। इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी मंडी टैक्स वो भी आपका कम कर दिया। हमने व्यापारियों का भी ख्याल रखा है, किसानों के साथ साथ। और मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे नरेगा के साथी आए हुए। नरेगा 2004-5 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुरू करी थी। वो इसलिए शुरू करी थी कि गरीब आदमी को साल भर काम मिले। वो रोजगार की गारंटी का कानून हिंदुस्तान की सरकार ने पेश किया था, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हमने जिसकी काम की शुरुआत करी थी उस काम को आगे बढ़ाते हमने 125 दिन का काम देना शुरू किया। हमारे मंगलनाथ नायक साहब आए नरेगा के साथ ही आए हुए, हमारे अध्यक्ष हैं वो नरेगा की यूनियन के। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार नरेगा को बंद करना चाह रही है। पिछले साल 25% पैसा कम किया, 17,000 करोड़ रुपए, और इस साल 33% पैसा कम कर दिया नरेगा में। और किसान साथी बैठे, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की सरकार ने 15% फर्टिलाइजर पे भी सब्सिडी कम कर दी है। 15% जब अप्रैल में जब खाद लेने जाओगे तब आपको इस बात का एहसास होगा कि हिंदुस्तान की सरकार ने क्या किया, आपके साथ में क्या किया हिंदुस्तान की सरकार ने। वो नरेगा खत्म करना चाह रही है, वो किसान को खत्म करना चाह रही है, और किसान के साथ जो गरीब का 10 किलो का राशन था उसको 5 किलो कर दिया। ये हिंदुस्तान की सरकार का फैसला है। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी इस देश के अंदर, 5 बात के साथ बनी थी कि देश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 100 दिन में महंगाई कम होगी, विदेशों से काला धन वापस आएगा, किसान की आमदनी 2022 तक दुगनी होगी, और 15-15 लाख रुपए इस देश के लोगों के खाते में जाएगा। और आज 8 साल हो गए, ना 15 लाख रुपए खाते में गए, ना 2 करोड़ लोगों को रोजगार लिया। अगर रोजगार की बात करूं मैं, तो भारत सरकार की 90,000 पोस्टें खाली पड़ी है पिछले 5 साल से। केंद्र सरकार ने फौज की 4 साल की नौकरी कर दी है, और भारत सरकार के तमाम मंत्रालयों में पिछले 4 साल से नौकरी नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राजस्थान की सरकार ने 1,45,000 नौजवानों को नौकरी हमने दी है। करीब 1.5 लाख पाइपलाइन में हमारे 1.5 लाख पाइपलाइन में भी नौजवानों की नौकरी बाकी है। आने वाले 2 महीने में हम उनको नौकरी दे रहे हैं। 62,000 टीचर भर्ती कर रहे हैं, 62,000 सरकार टीचर भर्ती कर रही है ताकि स्कूलों में स्टाफ की कमी नहीं हो। और मैं निवेदन करूंगा आपसे, जो विदेशों से जो काला धन था वो तो वापस नहीं आया, लेकिन नोटबंदी के माध्यम से आपके जो 500 के नोट आपके पास रखे हुए थे इमरजेंसी के लिए, वो देश में बाहर आ गए। 20 लाख करोड़ का परियोजित घोटाला था, भारत सरकार ने किया नोटबंदी के माध्यम से। देश की जनता उसका हिसाब मांग रही है। अगर मैं आपसे निवेदन करूं, किसान की आमदनी जो 2022 में जो दोगुनी करने की बात कर रहे थे मोदी साहब, किसान की हैसियत 6,000 रुपए साल की मानिए, 6,000 सिर्फ किसान की हैसियत 6,000। और 3 जो काले कानून थे खेती बाड़ी के,
वो कोरोना के दौरान नरेंद्र मोदी साहब लेके आए थे, वो 700 लोगों ने कुर्बानी दी थी। इस बात को भी आप याद रखना। हिंदुस्तान की सरकार ने, अगर मैं महंगाई की बात करूं तो महंगाई का आलम क्या हो गया कि सीमेंट महंगा, सरिया महंगा, अनाज महंगा, डीजल महंगा, 1100 रुपए का गैस का सिलेंडर। लेकिन आश्वस्त करना चाह रहा हूं मैं आपसे कि अगले महीने में राजस्थान की सरकार 500 रुपए का गैस का सिलेंडर आपको दे रही है। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भारत सरकार नहीं दे रही, राजस्थान की सरकार दे रही है 500 रुपए गैस का सिलेंडर। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, यह विशाल जन समुदाय बैठा हुआ है। यह पहली सरकार है हिंदुस्तान की जिस सरकार ने कफन पे टैक्स लगा दिया 16%। इसका बात का जवाब मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से मांग रहा हूं, नरेंद्र मोदी साहब ने कफन पे टैक्स। इस देश दुनिया से जाता हुआ आदमी भी टैक्स नहीं जाएगी सरकार को। और 3100 साल पहले चाणक्य ने कहा था कि टैक्स की नीति साधु से, टैक्स की नीति जनता के हिसाब से बढ़नी चाहिए। अगर जनता के हिसाब से नहीं बढ़नी तो राजा रहने का कोई हक नहीं है। इस सरकार की महंगाई की मार झेल रहा पूरा देश, लेकिन लोकतंत्र में वोट के माध्यम से सरकारें बनती है, वोट के माध्यम से सरकारें बनती है और वोट के माध्यम से सरकारें जाती हैं। इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। मैं आप पर आग्रह करना चाहूंगा, आज राजस्थान में 1 करोड़ लोगों को सामाजिक हम लोग पेंशन दे रहे हैं। जो पेंशन हमने स्टार्ट करी थी 750, आज 1000 रुपए की पेंशन प्रत्येक व्यक्ति को मिल रही है। बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और सारी दूसरी जितनी पेंशन की राशि है वो मिल रही है। 53,000 आंगनबाड़ी की हमारी जो महिला कार्यकर्ता है उनके बच्चों का भी हमने स्कूटी और किताबें फ्री हमने की है। 15% मानदेय भी बढ़ाया आपका। लेकिन आपसे मैं आग्रह करना चाहूंगा, 2016 के बाद में भारत सरकार ने आंगनबाड़ी के एक भी केंद्र नहीं खोला, किसानों के खाड़े बंद कर दिए, डिग्गी की योजना बंद कर दी और 16 से आज तक एक भी आंगनबाड़ी केंद्र के लिए पैसा नहीं दिया। लेकिन राजस्थान की सरकार इस साल 8000 आंगनबाड़ी केंद्र खोलेगी, 8000, और 2000 आंगनबाड़ी हम नए क्षेत्र में खोल रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, इसके साथ साथ हमने बीए तक की पढ़ाई मुफ्त करी है, हमारी बच्चियों के लिए पढ़ाई मुफ्त करी है बीए तक की, और 12वीं तक की बच्चों की पढ़ाई, और दो वर्दी और 200 रुपए सिलाई की व्यवस्था भी राजस्थान की सरकार ने करी है। ऐसा ऐतिहासिक फैसला शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। यहां पर आपसे हम आग्रह करना चाह रहा हूं, आज हमारे जो सामाजिक जो कार्यकर्ता, जो विकलांग साथी हैं, उनको भी हम स्कूटी दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा स्कूटी साधुसर विधानसभा क्षेत्र में आई है। और मैं उम्मीद करता हूं जो साथी बच गए उसका भी स्कूटी का प्रावधान हम लोग करेंगे। वो निश्चिंत रहे, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों, आपने 5 साल के लिए मुझे चुना था और करीब करीब 4.5 साल सरकार हो गए हैं। जितने हमने घोषणा करी थी सारे के सारे काम धरातल पे आ गए हैं। लेकिन कुछ काम पेंडिंग भी है, कुछ काम पाइपलाइन में भी है, कुछ काम अभी प्रोसेस में है। और जिस काम ने जो मांगा हमने करने का प्रयास किया। पहली दफा प्रशासन गांव के समझा अभियान हमने शुरू किया। हमने लोगों के लंबे समय तक जो पटे के काम थे वो पटे दिए, कुछ साथियों पे रह गए थे। मैं वीडियो साहब बैठे, दोनों प्रधान बैठे हैं, उनकी लिस्ट मंगा के उनको पटे दें। और काफी हमारे गांव के आपस में झगड़े थे, हमने उनको कैंप के माध्यम से हमने सुलझाने का प्रयास किया। हमने समाज के सारे वर्गों का ख्याल रखा और सारी जितनी मेरी ग्राम पंचायत है 58, हर ग्राम पंचायत में 3 से 5 करोड़ के हमने काम किए। करीब करीब 1000 करोड़ के आसपास के काम साधुसर विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं। और मैंने जो मांगा मुझे मुख्यमंत्री देने का प्रयास किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, मैं तो साधारण कार्यकर्ता था, मेरे बाप ने लकड़ी का काम करके मुझे पढ़ाया, मेरी कोई हैसियत नहीं दी है मेले बढ़ने की, ये ताकत आपकी दी हुई है। वो मेरा फर्ज बनता है ईमानदारी के साथ में उस ड्यूटी को निभाऊं। बड़े लोग परेशान थे, मेरे टिकट से भी परेशान थे, जब विधायक बन गए विधायक मानने के लिए परेशान थे। और आज भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि साधुसर में जो विकास के आयाम हमने स्थापित किए हैं उनके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया। क्यों जफ्फी डाल के 15 साल हमने सियासत करी है, काम करने की कोशिश नहीं करी। और थाने तहसील के माध्यम से हमने सियासत करी ताकि लोगों को ध्यान बांटा जा सके। लोगों को ध्यान बांट दिया गया, लोग बात ही नहीं करते डेवलपमेंट की। पहली बार डेवलपमेंट के आधार पे हम चुनाव में जाएंगे, आपसे मैं निवेदन करना चाह रहा हूं।
मैं तो एक छोटा सा दास हूं, कई बार गलती भी हो जाती है, कई बार फोन भी नहीं उठाया जाता। घर में कोई शासन करने वाला कोई आदमी नहीं है, हम तो 2 लोग हैं। क्या 4 शादी गाड़ी भी दे देते शाम को, कोई को तो कुछ भी बोल देता है। ये आपका हक है कि विधायक आपका है, आपके परिवार का सदस्य है, आपके परिवार का सदस्य, आपका पूरा हक बनता है। कोई बड़ा वो भी डांट सकता है, छोटा भी अपनी बात रख सकता है, लेकिन मैंने ईमानदारी के साथ में जो मैं कर सकता था मैंने करने का प्रयास किया है। और आपके विधायक का दामन साफ है, कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता। राजस्थान की 200 विधानसभा में आपके विधायक ने 4.5 साल के अंदर जितने कानून पास किए, एक भी कानून नहीं आपके विधायक ने आपकी बात को नहीं रखा हो। पिछले 7 दिन से हर विभाग की मांग के ऊपर हर सब्जेक्ट में विधायक ने आपके हक की बात करी विधानसभा में और आपकी बात रखने का प्रयास किया है। और मुख्यमंत्री जी ने बड़ी विनम्रता के साथ हमारी बात को संज्ञान लिया गया है। राजस्थान की सरकार ने ऐतिहासिक फैसले किए और यह परेशान हो रहे विपक्ष के साथी कि एमएलए खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है। कई कहते वो तो जयपुर चला जाएगा, कोई कहते दिल्ली चला जाएगा। आपने जयपुर के लिए तो चुन के भेजा है मेरे को, जयपुर जाऊंगा तो 4 पैसे आएंगे, यहां घूमता रहूंगा तो कैसे काम चलेगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि अब आपका जो असली जो काम है वो विकास का काम है एमएलए का, और वो एमएलए का मायना क्या होता है मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों मैंने बता दिया एमएलए का मायना क्या होता है। पहले तो शादी ब्याह में जाके काम चला देते थे, थाने तहसील की सियासत करते थे, उससे काम चलता था, लेकिन अब वो काम चलने वाला नहीं है। कल से आपसे निवेदन करूं, 15 तारीख को हमारे यूडीएच की डिमांड का डिस्कशन था हाउस के अंदर। मैंने नगर क्षेत्र की जो समस्याएं थी लालगढ़ की, साधु शहर की, मैंने विधानसभा में रखी, और साधु शहर की जो सबसे बड़े समस्या गंदे पानी की थी उसकी बात भी मैंने रखी है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा शांति धारीवाल जी का कि सर्वे टीम भी कल आ गई, और हमारे विपक्ष के जो साथी हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और लोगों से कह रहे हैं ये स्वच्छ भारत मिशन की स्कीम है। मैं चेतावनी देता हूं इस मंच के माध्यम से कि राजस्थान की विधानसभा का रिकॉर्ड मेरे पास के अंदर है, ये मेरे द्वारा उठाया गया मुद्दा राजस्थान की विधानसभा में है। आपकी स्कीमें तो गोल हो गई सारी की सारी, जिस तरीके से गुरु गोलकर की जो स्कीम थी, ढाणियों की स्कीम आपने गोल कर दी है। मैंने सरकार से मांग करी परसों बिजली के क्षेत्र में कि हमारी बची हुई ढाणी है उनके कनेक्शन का भी व्यवस्था करे, 1,95,000 ढाणियों का। और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया अब मई से पहले सारी ढाणियों के कनेक्शन राजस्थान की सरकार कर रही है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का कि 2000 यूनिट किसानों को फ्री बिजली और आम कार्यकर्ता को 100 यूनिट के हिसाब से हम बिजली फ्री देंगे इस साल। और आने वाला जो बिल होगा अप्रैल मई का, 0 बिल आएगा, 0 बिल आएगा आपका। और 15 लाख किसानों का 0 बिल था। ये राजस्थान की सरकार का इतिहास रहा था। जब मैं सरकार में आया तो 92,000 करोड़ का बिजली बोर्ड का खर्चा था, 92,000 करोड़ का घाटा था। बिजली महंगी थी, जनरेशन 15,000 मेगावाट जनरेशन होती थी, उसको बढ़ाकर 23,000 मेगावाट किया। और राजस्थान में 23,000 मेगावाट बिजली होती है। और राजस्थान के गांव के उपभोक्ता को, शहर के उपभोक्ता को हमने बिजली के बिल से फ्री उसको कर दिया। अगर मैं वाटर वर्क्स की बात करूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ के काम चल रहे हैं। इसी साधु शहर के अंदर जो पानी की दिक्कत थी, हमारे गांव में कई जगह वाटर वर्क्स बनने वाले थे। कोटा में वाटर वर्क्स नया बना, प्रतापपुर में बना, 10 में नया बन रहा है, काड़ोवाला में नया बन रहा है, 7 जी मिस्त्री की ढाणी में नया बन रहा है, और 12 जेट 13 जेट ततारसर में हमने वाटर वर्क्स नए बनाए हैं। और कई उसके आसपास हमारे नूरपुरा में ओवर टैंक बना है। और साधु शहर के मैं वासियों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि 4 करोड़ की लागत से 2 टैंकी अगले हफ्ते हम शुरू कर रहे हैं साधु शहर के अंदर, ताकि 50 साल की जो पानी की समस्या थी इस शहर की खत्म हो गए। इसके साथ साथ लालगढ़ की पानी की समस्या थी, हमारे दूसरे कामों की समस्या थी। हमारे समाजी क्षेत्र में कई अम्बेडकर भवन बनने थे, हमने उस पर भी काम करना प्रयास किया है। जो मांग जिस साथी की आई है, मैंने गंभीरता के साथ उस पर विचार करके और सरकार के माध्यम से सोल्व कराने की बात कर रहे हैं। हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे कहता नशे बड़े हो गए हैं। तो आपके माध्यम से मैं पूछना चाह रहा हूं कि नशे शुरू किसने किए थे? 2013 से 18 का अगर समय याद हो तो एक इंडिया टुडे जो मैगजीन आती है
जिसके अंदर लिखा था कि सादुलसर उत्तर भारत की सबसे बड़ी नशे की मंडी है। आपने 5 साल एक शब्द नहीं बोला विधानसभा में नशे के खिलाफ। आप मुंह पे पट्टी बांधे हुए थे और आपकी टेबल के आगे माइक भी नहीं था। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस विधायक की टेबल के आगे माइक नहीं था, आप अंदाजा लगा सकते हो आपकी समस्या का कैसे समाधान कर सकता है। और विधायक बनने के साथ राज्यपाल के एड्रेस के ऊपर सबसे पहले नशे के खिलाफ मैंने बोला, मैंने कहा मेरा परिवार नशा नहीं बेचता, मेरा भाई अभी भी मजदूरी कर रहा है, और आपके घर में एक मेंबर पड़ता तो सारा परिवार सफेद कपड़े पहन के आके नेतागिरी करने आ जाता है। आपने टैक्स की चौकियां लगा रखी थी, साथ साथ आपके विधायक थे आपके यहाँ, एक और घूम रहा वो बेटवाड़ा, वो पता नहीं किसका, पहले तो सोनिया गांधी जी को कहता मैं मेरे जेब में जब जाए मैं टिकट उनके लेके आ जाता हूँ, वो अलग से गुमराह कर रहा है, कई गरीबों को शादी करने का नाटक कर रहा है, कई तमाम तरीके की घोषणाएं कर रहा है। और अब क्या है कि सारे के सारे मिले, जगदीश जांगड़ को चुनाव आ रहा हो, जगदीश जांगड़ को चुनाव आ रहा हो, सारे इस काम में लगे सारे के सारे, ये नहीं बढ़ना चाहिए जरा मर्जी बढ़ जाए बाकी सारा सारा। ये समस्या इन बात लोगों को हो रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बिजली के बारे में 132 केवी की नई लाइन हम सादुलसर में लेके आए हैं, और 2 हमारे 32 जीएसएस, एक खाटलवाड़ा का रामचंद्र जी किया और ओम जी के फतुही किया, और एक जीएसएस कार्डवासी में परमिंदर कह रहा है, इनके जीएसएस हमने दोनों को सैंक्शन कर दिए, और आगे मैं बजट के बाद में हम दोनों में उद्घाटन करने के लिए आ रहा हूं मैं। और पहली बार सरकार ने बिजली की समस्या को समाधान करने के लिए ऐतिहासिक स्तर पे जो डिमांड आई, चुनावट में परसों ट्रांसफार्मर हमने चेंज किया, और इसके साथ जैसी डिमांड आ रही है उसके आधार पर काम कर रहे हैं। मैं ये भी निवेदन करना चाह रहा हूं आपका, चुनावट का हमारा जो थाना था वो भी हिंदुस्तान में पहले नंबर पे आया था, इंदुमल कोर्ट का थाना नंबर पहले नंबर पे आया है, राख रखाव में और व्यवस्था में हमने कोशिश करी है कि लोगों को न्याय मिले। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि वो शासन में नहीं कर सकता जो मेरे से पूर्व लोग करते थे। हमने विकास के आधार पर राजनीति करी है, और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, कल का जो मुख्यमंत्री जी का जो फैसला था 19 जिले डिक्लेयर करना, ये साधारण मुख्यमंत्री की बात नहीं की है, ये अशोक गहलोत की सरकार कर सकती है। और मैं आपके माध्यम से उनको भी चेतावनी देना चाह रहा हूं जिन लोगों ने बीजेपी से मिलकर सरकार तोड़ने की कोशिश करी है। 35 लाख रुपए विधायकों की कीमत रखी गई थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, लेकिन आपका विधायक, मुझे भी फोन आया हिंदुस्तान के बहुत बड़े व्यक्ति का कि जगदीश जी फूल का निशान मिलेगा, 35 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। मैंने कहा मेरे घर के बच्चे पागल हो जाएंगे, मैं कहां रखूंगा 35 करोड़ रुपए। मेरे बाप ने जब 35 रुपए दिहाड़ी करी थी, मैं 35 करोड़ मेरे देखे नहीं, बच्चे पागल हो जाएंगे। मुझे तो सादुलसर की जनता ने बगैर पैसे आशीर्वाद देके विधायक बना दिया। अगर जाऊंगा मैं यहां से 35 करोड़ रुपए लेके तो इतने जूते पड़ेंगे कि मेरे थोड़े बाहर तो पैसे ही पहले कम है, वो जो बचे वो भी मेरे चले जाएंगे सारे के सारे। अगर जनता से जो विश्वासघात करता है वो जनप्रतिनिधि हो सकता। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, साधुवाड़ी में हमने गाजर मंडी खोलने की पिछली बार घोषणा कराई थी, हमारे कुछ साथियों ने मिलकर कलेक्टर के धरना दिया, और कुछ बीजेपी के लोग ये चाह रहे थे कि गाजर मंडी उनके खेत के पास पड़े ताकि मार्केट बढ़ा पाए, लेकिन ऐसा बड़ी दूर दूर से आपने माँ बाप का करके संभाला है। और मेरी कोशिश रही है, किसी को कोई आघात नहीं मेरी बात से, अगर कोई मेरी बात से कोई आघात हो गया हो तो मैं माफी मांगूंगा, मन के हृदय की गति से, छोटा भाई समझ के, बच्चा समझ के बात कर देना। और 2023 में उम्मीद करूंगा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है और सादुलसर से विधायक आपका निश्चित तौर पर किया जाएगा, और आने वाले 5 साल के अंदर जो आपकी बची हुई समस्या है उसका समाधान मैं करूंगा। एक बार पुनः इस लोकार्पण कार्यक्रम में, अभिनंदन कार्यक्रम में जो साथी अपना निजी काम छोड़ के आए हैं, मेरे पास शब्द नहीं, मैं उनका कैसे धन्यवाद करूं कि जब जब भी मैंने आपको याद किया है, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, आपने मुझे संभाला है। मैं सारी जिंदगी जब तक ये मेरा जीवन है मैं आपका ऋणी रहूंगा। इस आशा और विश्वास के साथ मैं सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।